कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशर गौड़ आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप लोगों को पता है कि ट्यूसडे में हम आप लोगों को भारतीय इतिहास की क्लास कराते हैं और आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 43 है। इससे पहले आप लोगों का प्राचीन काल कंप्लीट हो चुका है, मध्यकाल चल रहा है और मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत का हमारा आज जो क्लास है शासन प्रशासन व्यवस्था। ठीक है, तो इससे पहले जितना भी आपका कोर्स है वो आपको कंप्लीट कराया जाएगा। इतिहास का हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप निश्चित हो गए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत या सल्तनतकालीन शासन प्रशासन व्यवस्था। ठीक है, ये करना है आज हमारा टॉपिक। तो इसमें देखते हैं सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन के मुख्य कार्यकारी व्यक्ति को सुल्तान कहा जाता था। जैसे आज केंद्रीय जो प्रशासन होता है वो प्रधानमंत्री के हैंड में होता है पूरे का पूरा। तो जो मंत्री परिषद है उसका प्रमुख कौन होता है आज? प्रधानमंत्री। तो वही मामला है, केंद्रीय प्रशासन का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मंत्री परिषद का जो मुखिया होता था वो सुल्तान होता था या राजा होता था। सल्तनत काल में बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में महत्वपूर्ण पदों एवं दरबार में अमीरों का महत्व वर्चस्व घट गया था। क्वेश्चन आता है, किस शासक के शासन काल में जो दरबार में अमीर लोग होते थे उनका वर्चस्व, उनका महत्व, उनकी इम्पोर्टेंस और उनका प्रभुत्व कम हो गया था? तो दो ऐसे शासक रहे सल्तनत काल में जिनके समय पर अमीरों का प्रभाव ना कि बराबर रहा है। एक शासक रहा है आपका बलबन और एक शासक रहा है आपका अलाउद्दीन खिलजी। इन दोनों के शासनकाल में महत्वपूर्ण पदों पर अमीरों का कोई भी प्रभाव नहीं था, अमीर बिल्कुल गुम हो गए थे। नेक्स्ट, लोधी वंश में आगे चलकर फिर लोधी वंश हुआ दिल्ली सल्तनत के बाद, सैयद वंश, लोधी वंश। लोधी वंश में अमीरों का वर्चस्व फिर दोबारा से बढ़ गया था। जैसे जैसे ही हम लोधी काल में आए तो फिर क्या देखने को मिला, जो अमीर थे उन पदों पर फिर उनका वर्चस्व दोबारा वापसी होने लगा था, उनका प्रभुत्व कायम होने लगा था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस-ए खलवत कहा जाता था। क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आज मंत्रिमंडल कहते हैं ना मंत्री परिषद को, मंत्रिमंडल, तो वैसे ही उस समय ये मान लो मंत्रिमंडल को क्या कहते थे? मजलिस-ए खलवत कहा जाता था। जबकि मजलिस खलवत की जो बैठक है जैसे आज लोकसभा में होती है हमारे यहाँ, के स्थान को मजलिस खास कहा जाता था। जैसे आज लोकसभा कहते हैं ना हम, लोकसभा में बैठक, तो उस समय मजलिस खास कहते थे और मंत्रिमंडल को या मंत्री परिषद को क्या कहते थे? मजलिस खलवत। क्लियर है? नेक्स्ट, सुल्तान या शासक जिस स्थान पर सभी दरबारियों और अन्य लोगों को बुलाता था तो उसे बारे खास कहा जाता था। जैसे आज है कैबिनेट, अगर प्रधानमंत्री अपने घर बुलाता है कैबिनेट मंत्रियों को तो वो क्या हो जाएगा? हौमे खास। तो ऐसे ही उस स्थान को जहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्ति और दरबारियों को उस समय राजा या आपका शासक या सुल्तान बुलाता था तो उसे क्या कहते थे? बारे खास कहा जाता था। क्या कहते थे? बारे खास। नेक्स्ट, जब शासक राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था, जैसे मतलब घर पे बैठ के कोई सरकारी काम होता था, फाइलों का काम देखता था या सार्वजनिक कार्य करता था, तो उसे बारे आजम कहा जाता था। क्वेश्चन अगर आज है, बारे आजम क्या था? जब शासक राजकीय कार्यों को देखता था या सार्वजनिक कार्यों को देखता था, एक ही बात है। ठीक है, तो उसे क्या कहते थे? बारे आजम। नेक्स्ट पॉइंट, सल्तनत काल में दीवाने रियासत महत्वपूर्ण पॉइंट है।
दीवाने रियासत क्या था? ये जो था धार्मिक मामलों को देखता था, धार्मिक मामलों की देखरेख करता था, और इसका जो प्रमुख होता था या इसका जो अध्यक्ष होता था उसे सदर कहते थे। ठीक है, तो याद रखना सदर क्या था? दीवाने रियासत जो विभाग था वो धार्मिक मामलों से संबंधित देखरेख रखता था, और उसका जो अध्यक्ष था या उसका प्रमुख जो होता था वो सदर होता था, और इस विभाग का कार्य पत्राचार से जुड़ा होता था। पत्राचार मतलब कहीं पर पत्र भेजना, राजा ने भिजवाया, कहीं से पत्र आया उसे एक्सेप्ट करना, ये सब चीज़ें पत्राचार विभाग होता था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग का कार्य, दूसरा पॉइंट है, बड़े स्तर पर 5 नहरों का निर्माण और सार्वजनिक भवनों का निर्माण कराने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। तो याद रखना, देखो मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, भारत में पहली बार नहरों का निर्माण जो कराने वाला शासक था वो था गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन बड़े पैमाने पर 5 नहरों का पहली बार निर्माण कराने वाला जो शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक ने ही पहली बार लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना की थी, और इसी ने ही पहली बार सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के रहने के लिए सार्वजनिक भवनों का निर्माण भी कराया था, और जनता के लिए भी भवनों की स्थापना कराई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता कहा जाता था। तो क्वेश्चन आ जाएगा जो इक्ता क्या था? दिल्ली सल्तनत का जो अनेक प्रांतों में जो बटा होता था उसे इक्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इक्ता। और यहाँ के शासक को नायब वली, मतलब इक्ता क्षेत्र का जो शासक होता था उसे 3 नामों से जाना जाता था। एक तो उसे नायब कहा जाता था, एक उसे वली कहा जाता था, एक उसे मुक्ति कहा जाता था। मुफ्ती नहीं, मुक्ति कहा जाता था। तो नायब वली या मुक्ति कौन था? इक्ता क्षेत्र का जो शासक होता था उसे कहा जाता था। और इक्ता क्या था? दिल्ली सल्तनत जो अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था। जैसे आज भारत संघ है, भारत संघ में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये जो डिवाइडेशन है इन्हें प्रांत कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से दिल्ली सल्तनत जो बटा हुआ था उसे इक्ता कहते थे। नेक्स्ट, इक्ता को शिको मतलब जिलों में बांटा गया था। जो राज्य होता था ये कह लो राज्य इक्ता होता था, और इक्ता की जो छोटी उसके प्रणाली थी वो था शिक, उसे जिला में बांटा गया था। इसके प्रमुख को शिकदार कहते थे, तथा शिकों को परगनों में बांटा गया था, और इसका मुख्य अधिकारी आमिल होता था। परगना मतलब तहसील। ठीक है, देखो इक्ता को बांटा गया प्रांतों में, या प्रांत को सल्तनत काल को प्रांतों में बांटा गया, प्रांतों को शिकों में बांटा गया मतलब जिलों में बांटा गया, और जिलों को परगनों में बांटा गया। परगने का प्रमुख कौन होता था? आमिल, और जिले का प्रमुख शिकदार, और इक्ता का प्रमुख नायब वली या फिर मुक्ति होता था। क्लियर है यहाँ तक के? नेक्स्ट है, सल्तनत काल में एक शहर या 100 गांव की देखरेख करने वाले को अमीर सादा कहा जाता था। क्वेश्चन आ जाए कि अमीर सादा क्या था? किसी एक शहर या 100 गांव की जो देखरेख करने वाला अधिकारी होता था उसे अमीर सादा कहा जाता था। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे जो छोटी इकाई होती है, जैसे आज प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? पहले देश होता है, फिर राज्य होता है, फिर जिला होता है, फिर ब्लॉक होता है, फिर ग्राम होता है। तो सबसे बड़ी इकाई देश और छोटी ग्राम, या फिर ऐसे ले लो राज्य के हिसाब से ले लो, सबसे बड़ी इकाई राज्य, प्रांत, सबसे छोटी इकाई ग्राम। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम में सबसे अधिक शक्तिशाली लोग खुद मतलब छोटे जमींदार, और मुखिया मुकद्दम होता था। मुखिया को मुकद्दम कहते थे।
और ग्राम का एक पटवारी होता था। आज भी गांव में पटवारी ही रहता है, जमीन की देखरेख जो करता है। नेक्स्ट, सुल्तान की अस्थाई सेना को खास खेल कहा जाता था। अगर क्वेश्चन पूछ ले, सुल्तान की जो पर्सनल सेना होती थी या सुल्तान की जो स्थायी सेना होती थी उसे किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखना, खास खेल। नेक्स्ट है, मंगोल कालीन सैन्य व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, जिसे सल्तनत काल में सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सल्तनत काल में जो सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था वो किस प्रणाली को बनाया गया था? तुर्की को, मंगोल को, या फिर कोई और दे देगा? तो मंगोल कालीन जो शासन सेना प्रणाली थी उसे ही सल्तनत काल ने अपना आधार बनाया था। तो जो सल्तनत कालीन वो थी वो भी दशमलव प्रणाली पर ही आधारित थी और मंगोल भी दशमलव प्रणाली पर ही आधारित थी। सल्तनत काल में बारूद फेंकने वाली मशीन को मंगलिक व अराद। क्वेश्चन आता है कि सल्तनत काल में जो मशीन बारूद फेंकती थी या जो तोफ थी उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे मंगलिक या अराद के नाम से जाना जाता था। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया था, लेकिन आगे चलकर इसकी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। याद रखना, किसने इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया था और किसने इसकी फिर दोबारा से शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में रहते हुए इक्ता प्रणाली को समाप्त किया था, लेकिन जब तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक बना उसने दोबारा से फिर शुरुआत कर दी थी। नेक्स्ट, सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, रूस व अरब से मंगाए जाते थे, जबकि बेहतरीन जो हाथी होता था वो बंगाल से मंगाया जाता था। उस समय जो बंगाल होता था, पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब उसी क्षेत्र के, असम उसी क्षेत्र के हिस्से होते थे। नेक्स्ट पॉइंट, सल्तनत कालीन कानून व्यवस्था का आधार कुरान, हदीस, इजमा और कयास था। तो याद रखना, सल्तनत काल में कानून व्यवस्था का आधार किसे माना गया था? तो कुरान, मुस्लिम धर्म का कुरान जो है पवित्र ग्रंथ माना जाता है, तो इसीलिए। और बाकी हदीस एक ट्रांसलेट है कुरान का, इजमा और कयास भी, ये भी एक बुक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सल्तनत काल में राजा या शासक सप्ताह में 2 बार न्याय करने के लिए आता था। मतलब जैसे आज दरबार लगता है, कोई भी मंत्री, कोई अधिकारी, IAS अधिकारी, PCS अधिकारी जनता की समस्याएं सुनते हैं तो जनता दरबार लगाया जाता है। इसी तरीके से उस समय देखो कितना डेवलपमेंट था उस समय भी, कि जो राजा होता था, जो शासक होता था, वो भी सप्ताह में जो उसकी जो राज्य की प्रजा थी उसकी समस्या का समाधान करने के लिए और उसकी समस्या सुनने के लिए एक सप्ताह में 2 बार दरबार लगाता था। नेक्स्ट, लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। अगर पूछ ले मुक्ताई क्या था? लगान जो निर्धारित होता था उस प्रणाली को ही मुक्ताई के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की नाप करने के लिए क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण किया था, जिसे मसाहत कहा जाता था। क्वेश्चन आता है, मसाहत क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो लगान का निर्धारण किया था वो मसाहत कहलाता था। और एक ने अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब जो लगान का निर्धारण करा था वो किस आधार पर किया था? तो क्षेत्रफल के आधार पर। कम क्षेत्रफल होता था तो उस किसान से, उस जमींदार से, उस काश्तकार से कम लगान लिया जाता था, ज़्यादा होता था तो ज़्यादा निर्धारित किया जाता था। नेक्स्ट, पूर्णतः केंद्रीय नियंत्रण वाली भूमि को खालसा कहा जाता था। जैसे आज सरकारी भूमि कहा जाता है जो सरकार के अंडर में भूमि होती थी, तो उस समय जो केंद्र के नियंत्रण में भूमि होती थी तो उसे
खालसा भूमि कहा जाता था। क्लियर है? नेक्स्ट, सल्तनत काल में मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके, जो मुद्रा होती थी सल्तनत काल में, वो चांदी की जो मुद्रा होती थी उसे तो कहते थे टंका या टंके, और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। क्वेश्चन आ सकता है सल्तनत काल में दिरहम किस चीज का बना होता था? तो सल्तनत काल में जो दिरहम बना होता था वो होता था तांबे का, और जो टंका था वो चांदी का बना होता था। तो दिरहम, टंका, चांदी, तांबा, ये याद रखना आप लोग। इस काल का मतलब दिल्ली सल्तनत का या मध्यकाल का, या फिर आप कह सकते हो इस समय का, एक ही बात है सब। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता था, देवलगढ़ था। देवलगढ़। क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत का प्रमुख बंदरगाह कौन सा होता था? देवलगढ़ होता था। ठीक है, तो दोस्तों और छात्रों, ये थी आज की हमारी क्लास। बाकी दिल्ली शासन प्रशासन या दिल्ली सल्तनतकालीन व्यवस्था प्रशासन, उसका हम पार्ट 1 और करेंगे। एक पार्ट अवशेष है, वो आपको नेक्स्ट हफ्ते इसी दिन प्राप्त हो जाएगा, ट्यूसडे को ही। ठीक है, तो आप जो भी आपकी समस्या है, अगर आपके कोई पॉइंट ऐसा है समझ में नहीं आया है, तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें पूछ सकते हैं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप इसे अच्छी तरीके से तैयार करें, नोट्स बनाएं, पढ़ें, लिखें, सुने, और एग्ज़ाम, आप कोई भी एग्ज़ाम दें, पिछले जो पेपर आ रखे हैं उन पेपरों का एनालिसिस करें। कम से कम 10 साल के पेपरों का आप एनालिसिस करें, तब जाके आपकी चीज़ें क्लियर होगी। आपको ये पता लगेगा कि जो सर ने पढ़ाया है हमें टॉपिक, उससे क्वेश्चन कैसे बनता है और कैसे निकलता है। इसी समाधान के लिए हम आपको प्रत्येक संडे जनरल स्टडी का टेस्ट करा रहे हैं, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि क्वेश्चन कैसे निकलेगा एग्ज़ाम में। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, आप लोगों का स्वागत है। और अगर कोई बच्चा सीटेट की क्लास ऑफलाइन या ऑनलाइन लेना चाहता है तो वो इंक्वायरी कर सकता है, उन लोगों का भी स्वागत है। थैंक यू।